Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 4, the United Nations. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, in part 1 we have completed till here, till this paragraph. We'll start part 2 with next topic, International Court of Justice. बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड है हेग में, और हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स के हेग में सिचुएटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक मुख्य जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो जनरल असेंबली होती है और सिक्योरिटी काउंसिल होता है। वो 15 जजेस की एक टीम को, जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें इलेक्ट करता है। बेटा, 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ये 15 जजेस को रिक्रूट करने के लिए। एक होता है जनरल असेंबली और दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल। कितने जजेस को रिक्रूट किया जाता है? 15। क्या ये सिर्फ एक कंट्री 2 कंट्री से होते हैं? नहीं, ये डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। और सारे जजेस का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। हर जज जो एक बार इंटरनेशनल कोर्ट में आएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगा, वो 9 साल रहेगा। 5 जजेस, 5 जज हर 3 साल में रिटायर होते हैं। 5 जजेस रिटायर एवरी 3 ईयर। और जो बेटा रिटायरिंग जजेस होते हैं उन्हें कई बार हम री इलेक्ट भी कर देते हैं। सपोज करो कोई जज ऐसा था जो बहुत ही प्रोफिशिएंट था, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, तो कई बार हम उसे री इलेक्ट भी कर लेते हैं, पर हमेशा ऐसे नहीं होता है। अब बेटा, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, मतलब जो भी झगड़े होते हैं उन्हें सॉल्व करता है। वो झगड़े हो सकता है बॉर्डर से रिलेटेड हों, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हों, जो कई बार 2 नेशन के बीच में हो सकते हैं और कई बार 2 से ज़्यादा नेशन के बीच में भी हो सकते हैं। बॉर्डर टेरिटरी से जुड़े हुए मुद्दों को सॉल्व करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इवन कई बार ये लीगल एडवाइस भी देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा। अगर जनरल असेंबली को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को कभी रिक्वायरमेंट होगी, लीगल एड चाहिए होगा, लीगल एडवाइस चाहिए होगी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। और कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो यूएन के काम कर रही हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, उनको भी जब लीगल एड, लीगल एडवाइस की ज़रूरत होगी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। अब हम सेक्रेटेरिएट को पढ़ेंगे। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है बेटा यूनाइटेड नेशंस का, वो करने का काम किसके ही माथे होता है? सेक्रेटेरिएट। सो सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में है। जो ऑफिशियल वर्क होता है यूएन का वो 6 भाषाओं में होता है। यूएन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो 6 लैंग्वेजेस में होता है। वो लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड चाइनीज़। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है यूएन का, वही हेड करता है सेक्रेटेरिएट को। इससे अपॉइंट करता है जनरल असेंबली, किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, 5 साल के पीरियड के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली अपॉइंट करती है किसको? सेक्रेटेरिएट को, जो एक्चुअल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है किसका? यूएन का। और इनका जो टर्म होता है वो रिन्यूएबल होता है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ही बढ़िया सेक्रेटेरिएट थे, तो हम उसे वापस से ला सकते हैं, री इलेक्ट कर सकते हैं। रिन्यूएबल है ना। ही ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल के कानों में बात डालने का काम सेक्रेटेरिएट का ही होता है। अगर सेक्रेटेरिएट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर इंटरनेशनल पीस को एंडेंजर कर सकता है, इंटरनेशनल पीस को अगर कोई मैटर एंडेंजर कर सकता है, तो ये बात भी सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को बताते हैं। बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को, तो जो यूएन है उसकी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट को हैंडल करती हैं। डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या होते हैं? एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ, इंडिविजुअल राइट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी शिक्षा, आपकी संस्कृति, आपका स्वास्थ्य, इंडिविजुअल राइट्स, ये सब डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं।
तो बेटा डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको समझ आ गए, एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ, इंडिविजुअल राइट्स और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैटर भी डिफरेंट एस्पेक्ट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैटर्स भी आते हैं। ये जो एजेंसीज होती हैं ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़, ओवर पॉपुलेशन, पावर्टी, बढ़ती हुई जनसंख्या, ड्रग अब्यूज़, गरीबी, पानी की कमी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई समस्या, पानी की कमी, गरीबी, बढ़ती हुई जनसंख्या, इन सब में ये एजेंसीज डील करती हैं। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं उनके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखें और अपने खुद के प्लान बनाएं और उन प्लान्स के ऊपर काम करें। इनका अपना स्टाफ होता है और इनका अपना बजट भी होता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बहुत एम्पावर्ड एजेंसीज होती हैं, अलग स्टाफ है, डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन ये बना सकती हैं, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना बजट होता है। बट ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूएन की, ये पब्लिश करती हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स, जनरल और वेबसाइट्स को भी मेंटेन करती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है इनके काम से रिलेटेड। मास मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न ये भी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं लोगों के बीच में। कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, पोस्टर कैंपेन वगैरह करती हैं। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूएन की, ये बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जर्नल पब्लिश करती हैं, इनकी अपनी वेबसाइट है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, उस पर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कंटेन इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, इस मतलब जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही होंगी उसकी। मास मीडिया और न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न मास मीडिया के ही वो हैं, टूल्स हैं। ये भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं लोगों के बीच में, है ना। और कुछ एजेंसीज पोस्टर कैंपेन भी चलाती हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और बेटा जो भी इंफॉर्मेशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज देती हैं ना, ये हम कॉमन पीपल से ज़्यादा किसके लिए यूज़फुल होती है? गवर्नमेंट के लिए, एनजीओज़ के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, और हमारे लिए भी होती है, पर हमसे भी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो वो जितने भी लोग हैं जो डेवलपमेंट वर्क में इन्वॉल्व हैं, वो जितने भी लोग जो विकास का कार्य कर रहे हैं, भले वो कोई इंडिविजुअल हो, एनजीओ हो, सरकारें हो, जर्नलिस्ट हो, उन सब के लिए ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। बट ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं इन्हें डोनेशंस मिलते हैं, है ना। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूएन की, इन्हें बहुत सारे डोनेशंस मिलते हैं सरकारों से, एनजीओ से और इंडिविजुअल से, जिससे ये अपनी एक्टिविटीज़ को फंड कर पाती हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं यूएन की, उन्हें सरकार, एनजीओ, इंडिविजुअल्स फंड करते हैं कि भाई तुम तुम्हारा काम बहुत अच्छा कर रहे हो और इसे और अच्छा करते रहो, पैसे की कमी तुम्हें नहीं होगी। बिसाइड्स इसके अलावा ये पैसा रेज करती हैं कुछ आइटम सेल करके, जैसे बुक्स, पीरियोडिकल्स, कैलेंडर, डायरीज़। अच्छा, इतना फ़ंड तो इन्हें मिलता है, पर इसके बाद इन्हें और पैसा जब चाहिए होता है और नहीं भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा है तो भी बेटा कुछ आइटम सेल करते हैं, जिससे ये पैसा जुटाते हैं, जैसे बुक्स, पीरियोडिकल्स, कैलेंडर, डायरीज़। जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है वो ग्रीटिंग्स सेल करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के काम को। अब हम एक एक करके सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको यूनिसेफ को। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे यूनिसेफ को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब आपको लग रहा होगा मैडम इसमें तो आई भी है, इसमें ई भी है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में ये इसका फुल फॉर्म ओरिजिनली था ही नहीं। इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, समझ में आ गया। बाद में नाम बदल के हमने इसको रख दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो जो यूनिसेफ था वो 1946 में बना। ओरिजिनली इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। और बेटा इसे बनाया गया था इमरजेंसी रिलीफ देने के लिए। किसको इमरजेंसी रिलीफ देना था? हमको चिल्ड्रंस को। कौन से चिल्ड्रंस को? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैडली अफेक्ट हुए थे,
बेटा वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट थी, इमरजेंसी रिलीफ की रिक्वायरमेंट थी। तो उन बच्चों को टारगेट करते हुए यूनिसेफ बनाया गया था। फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पर आज इसे सिर्फ क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, क्योंकि वो बच्चे जिनके लिए इसे बनाया गया था तो उन्हें केयर देने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत टाइम पहले की बात हो गई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1945 में ख़त्म भी हो गया ना। तो अब ये एक परमानेंट बॉडी बन गई है जिसका नाम हमने क्या बदल दिया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हाउएवर जो ओरिजिनल एब्रिविएशन था यूनिसेफ का, उसे एज इट इज़ रखा है, इसे हमने नहीं बदला। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो बेटा फिर से वही बात, 1945 में वॉर ख़त्म हो गया, सारे जो बच्चे थे उन्हें हमने इमीडिएट रिलीफ दे दिया। तो आज क्या काम है यूनिसेफ का? तो आज यूनिसेफ पूरी तरीके से लगा हुआ है बच्चों की ज़िंदगी को सुधारने में, मदर्स की ज़िंदगी को सुधारने में। कहाँ पर? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, बच्चों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो उनकी एजुकेशन के लिए, मदर हेल्थ को सुधारने के लिए यूनिसेफ कंटिन्यूसली काम कर रहा है। ये ट्रेनिंग देता है वॉलंटियर्स को कि भाई मदर्स की केयर कैसे करनी है, इन्फेंट्स की केयर कैसे करनी है। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड भी करता है ये, जो क्लीन वाटर प्रोवाइड करने से रिलेटेड हों, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण से जुड़े हुए हों। बेटा बहुत सारे हमें वैक्सीनेशंस लगते हैं ना डिसीज़ के अगेंस्ट में, उसे कहते हैं हम इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी ये बहुत सारी फंडिंग देता है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी फंडिंग देता है, साफ़ सफाई हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सारे प्रोजेक्ट को फंड करता है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है वो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वो जो बाल मजदूरी होती है ना वो ना हो, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है। एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, हो रहा है बच्चों का, जो लोग बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनको भी सज़ा देने का काम, उस मैटर से किस तरीके से निपटा जाए वो काम भी यूएन कर रहा है। और गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी ख़त्म करने की बात करता है यूनाइटेड नेशंस, और इसके लिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आता है। ठीक है, तो बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेटर्स हैं, है ना, उनको सामने लेके आना, एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में अवेयरनेस क्रिएट करना, बच्चों मतलब स्पेशली बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना यूनिसेफ का ही काम है। अब पढ़ेंगे बेटा हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। इसका मेन एम है कोऑपरेशन को, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, सहयोग, समझ को प्रमोट करना वर्ल्ड में, लोगों के बीच पूरी दुनिया में समझ को, सहयोग को बढ़ावा देना। पूरे विश्व में, दुनिया में लोगों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, समझ बढ़ जाए, उसे प्रमोट करना ही यूनेस्को का काम है। जो यूनेस्को है वो कई बार तकनीकी और कई बार वित्तीय, फाइनेंस मतलब वित्तीय, टेक्निकल मतलब तकनीकी। तो यूनेस्को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प देता है अपने मेंबर्स को, जिससे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, साइंटिफिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। ये लिटरेसी से फाइट करता है, असाक्षरता। बेटा आज भी हमारी कंट्री इंडिया में आज़ादी के इतने साल बाद 100% लिटरेसी रेट नहीं है। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इलिटरेसी से फाइट कर रहा है यूनेस्को कि भाई बच्चों के बीच में लिटरेसी ना रहे, एडल्ट्स के बीच में लिटरेसी ना रहे। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिससे साइंस की टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सके, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाया जा सके। तो बेटा इतना समझ में आया कि साइंस की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, बहुत सारा जो आउटस्टैंडिंग रीजनल लिटरेचर है उसे भी इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में
ट्रांसलेट किया है। बेटा कुछ लिटरेचर ऐसे होते हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम उन्हें पढ़ नहीं पाते, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया उसे, इन्होंने रेनोवेट किया है, प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है, तो उन्हें रेनोवेट किया, उन्हें संरक्षित किया, मतलब प्रिजर्व किया, संरक्षण दिया है, उनकी सुरक्षा की है, उन्हें वापस से रेनोवेट किया है ना, क्योंकि ये वर्ल्ड की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। पूरी दुनिया में जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी कल्चरल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उन्हें प्रोटेक्ट, सुरक्षा देने का काम, प्रिजर्व, संरक्षित करने का काम और रेनोवेट करने का काम यूनेस्को करता है। बेटा अब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, WHO। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बना 1948 में, इसका हेडक्वार्टर से जनेवा में हेडक्वार्टर है, ये बना है 1948 में, और ये ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैंपेन करता है बहुत सारे डिसीज़ के अगेंस्ट में, ये डिसीज़ ना हो, ये कम्प्लीटली एरेडिकेट हो जाएं, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कौन कौन से डिसीज़ बेटा? मलेरिया, प्लेग, कोलेरा, एड्स ना हो, कोलेरा ना हो, प्लेग ना हो, मलेरिया ना हो, ये कैसे हो सकते हैं, क्या रीजंस रहते हैं, इस सब के बारे में कैंपेन्स करना, अवेयरनेस मूवमेंट करना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये एनकरेज करता है मेडिकल रिसर्च को, और बहुत सारी लेबोरेटरीज़ का नेटवर्क इसने एस्टेब्लिश किया है जो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डिसीज़ का कॉज क्या है, वैक्सीन्स को डेवलप करते हैं और रिसर्च वर्कर्स को भी ट्रेन करते हैं। रिसर्च वर्कर को ट्रेन करना, वैक्सीन्स को डेवलप करना, वैक्सीन्स पता है ना क्या होती हैं? टीका, जैसे कि वो बीमारी ना हो, तो वैक्सीन्स को डेवलप करना, रिसर्च वर्कर को ट्रेन करना, पर्टिकुलर बीमारी के कॉज को जानना, उसके लिए लेबोरेटरीज़ को सेटअप करने का काम किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड प्रोवाइड करती है वो सारे प्रोजेक्ट को जो माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए चलाए जा रहे हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जो अविकसित कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फंडिंग देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैक्सीन डेवलप हो, डिसीज़ के कारणों का पता चले, इसलिए लेबोरेटरीज़ को सेटअप करता है, मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाता है डिसीज़ के अगेंस्ट में। कौन कौन से डिसीज़? मलेरिया, प्लेग, कोलेरा, एड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है पूरी दुनिया में, स्पेशली वर्किंग विमेन और चिल्ड्रन के लिए काम करती हुई औरतें और बच्चों के लिए काम कर रहा है बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑल इन ऑल ये सारे लेबर कंडीशंस को जांचता है, परखता है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ये 1919 में बना था, और ये किस के टाइम में ही बन गया था? लीग ऑफ नेशंस के टाइम में ही बन गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1919 एंड वॉज एसोसिएटेड विद लीग ऑफ नेशंस। जो एजेंसी लीग ऑफ नेशन थी वो तो ख़त्म हो गई, पर ILO अब तक चल रहा है। और लीग ऑफ नेशंस ने इसको अपने साथ क्यों बनाया था, क्यों रखा था? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का एक ये भी एम था कि पूरी दुनिया में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट हों, उनको फेयर वर्किंग आवर्स मिले, मतलब कुछ ही घंटे वो काम करें और बाकी अच्छा खासा टाइम वो रेस्ट भी कर पाएँ। पहले 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता था, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्किंग आवर फिक्स किए कि नहीं भैया 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवाओगे, है ना। बाकी उसको अपने घर में भी तो टाइम देना होता है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना होता है। तो इन लोगों ने वर्किंग आवर्स को 15-12 से कम करके 8 घंटे तक ले आए। और फिर दूसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इस बात पे था कि भाई जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें गर्मी में, पसीने में, अंधेरे में काम ना करने दिया जाए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी जाएँ, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, प्रॉपर हॉलीडेज़ दिया जाए, मेडिकल लीव, इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह दिए जाएँ। उन्हें ये पूरी फ्रीडम दे कि वो अपना एसोसिएशन बना सकें, लेबर यूनियन वगैरह, है ना। सो ऑल इन ऑल द इंटायर फोकस इज़ ऑन लेबर लाइफ। उनकी वर्किंग आवर्स को कम करो, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन दो, वर्किंग टाइम कम करो, पेंशन दो, ओल्ड एज बेनिफिट्स दो, फ्रीडम दो कि वो एसोसिएट कर पाएँ,
एसोसिएशन की फ्रीडम, मतलब वो लेबर ट्रेड यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना पाए। इसका एक एम ये भी था कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशंस को सुधारना, वर्कर्स और गवर्नमेंट के बीच में लेबर को सुधारना। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया यूएन की 1946 में। वैसे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ही बन गया था, पर ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनता है 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर है? जनेवा में। वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी छुट्टी, उनकी वर्किंग आवर, उस सब के ऊपर ही काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO कब बना? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसका जो मेन एम है वो नेशंस को हेल्प करना है, जिससे कि वो अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और भूख से लड़ सकें। बेटा बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी फूड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, तो वो सारी कंट्रीज़ में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है, हंगर से फाइट करना। ठीक है। ये फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे बेटर मेथड को यूज़ करें कल्टीवेशन की, फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ करें, पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ करें, सो दैट दे कैन हैव इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। और इंक्रीज फूड प्रोडक्शन होगा तो हंगर से फाइट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। किसानों को ट्रेन करना, उन्हें फर्टिलाइज़र का यूज़ बनाना, पेस्टिसाइड का यूज़ बताना, ये किसका काम है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये एग्रीकल्चरल रिसर्च को भी बहुत प्रमोट करते हैं। फिर जो भी रिसर्च का रिजल्ट होता है उस नॉलेज को ये ग्लोबली शेयर करते हैं। ठीक है। देन न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ अगर कोई नॉलेज है, फूड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, डिसीज़ से कैसे लड़ा जा सकता है, फार्म एनिमल्स से जो डिसीज़ फाइट करती हैं, बेसिकली यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। बाकी ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो वो काम करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर हम फार्म एनिमल से जुड़ी हुई डिसीजेज से कैसे फाइट कर सकते हैं ये कौन बताएगा आपको? FAO। फिर से ध्यान से सुनो, ये एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करता है, ग्लोबल एक्सचेंज करता है किसका? नॉलेज का, नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, फूड मैनेजमेंट एंड वेज ऑफ फाइटिंग डिसीज अफेक्टिंग फार्म एनिमल। फार्म एनिमल को जो बीमारियां अफेक्ट करती हैं उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं ये बताना भी FAO का काम है। जो FAO है वो बहुत सारी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को हेल्प कर चुका है और उनका प्रोडक्शन सब्सटेंशियली बहुत अच्छे तरीके से बढ़वा चुका है। मतलब बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पर फूड प्रोडक्शन की बहुत मेजर सीवियर शॉर्टेज थी, वहाँ पर अच्छा खासा फूड प्रोडक्शन हुआ है FAO की हेल्प से। बेटा अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। ये लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, साफ़ पीने का जल पानी मिले, एजुकेशन को बढ़ावा मिले, बहुत सारे डैम बनाए जाएँ और गाँव में रोड बनाई जाए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, लोन देता है वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ये सारी ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं। फूड प्रोडक्शन का बढ़ना हो, डैम बनना हो, रोड बनना हो, है ना। ये एडवाइस भी देता है बेटा, टेक्निकल हेल्प भी देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उनमें अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, तो वो देने का काम भी होता है वर्ल्ड बैंक का। हमारे इंडिया ने भी बहुत सारा लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वर्ल्ड बैंक इंडिया को भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और बहुत सारे डिस्प्यूट्स को भी ये सेटल करता है स्टेट्स के बीच में और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, एंड सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 एजेंसीज़ हैं। ये जो टर्म वर्ल्ड बैंक है इसका मतलब 2 एजेंसीज से है। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। फिर से ध्यान से सुनो, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी 5 एजेंसीज हैं। टर्म वर्ल्ड बैंक 2 एजेंसीज
आपको बताता है। पहली है IBRD, दूसरी IDA। IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो बेटा ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।